हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 2 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक पुश दिया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए फॉर एडमिशंस टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये कहना है कि 2022-23 से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए फॉर द एडमिशंस इन द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब इसकी क्यों ज़रूरत है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 100% तक जा रही हैं, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पुश फॉर अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कम्स एट अ टाइम व्हेन अनरियलिस्टिक कट ऑफ फॉर एडमिशन टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव अंडरलाइन द नीड फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अब क्रिटिक्स को क्या लग रहा है कि यहाँ पर अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने लगेगा तो उसके लिए भी कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर नीट के लिए कोचिंग है, जेई के लिए कोचिंग होती है, वैसे ही इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी यहाँ पर कोचिंग शुरू हो जाएगी। तो while the UGC hopes that it will create a level playing field, critics fear it will encourage the coaching industry further। तो यहाँ पर जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा पुश मिल जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ इस क्राइटेरिया को अडॉप्ट कर सकते हैं। बेसिकली उनके ऊपर है, वॉलंटरली है कि वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये जो टेस्ट होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये 13 लैंग्वेजेस में होगा, जो कि यहाँ पर एनटीए कंडक्ट कराएगा। तो एनटीए जेई और नीट को यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराता है, वैसे यहाँ पर जो एनटीए है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराएगा। अब ये जो पेपर होगा इसके 2 सेगमेंट्स होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। तो according to the UGC, the CUET will cover students looking for admissions in the sciences, humanities, languages, arts as well as vocational subjects and higher educational institutions। अभी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जिस्ट करता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो 2010 में एक यहाँ पर टेस्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया था। तो यहाँ पर अभी एक टेस्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो 2012 द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सटेंड दिस टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो 2012 में यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस टेस्ट को सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अप्लाई नहीं हो पाया। अब यहाँ पर नया पुश दिया जा रहा है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए यहाँ पर एडमिशन्स के लिए इन द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि 50:50 का वेटेज होगा। 50:50 का मतलब ये है कि 50% यहाँ पर जो वेटेज दी जाएगी वो बोर्ड के रिजल्ट्स को दी जाएगी, 50% यहाँ पर जो वेटेज दी जाएगी वो बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट को दी जाएगी, बोर्ड के मार्क्स को दी जाएगी। अब अगर 50% भी यहाँ पर बोर्ड के मार्क्स को वेटेज दी जाएगी तो उससे फिर से वही प्रॉब्लम आने वाली है जो कि प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर कुछ स्टेट्स में लीनियन मार्किंग होती है, कुछ स्टेट्स में यहाँ पर टाइट मार्किंग होती है, जिसकी वजह से जो डिस्क्रिपेंसी है ये बनी रहेगी। तो बट देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर अ 50-50 फॉर्मूला। तो यहाँ पर 50-50 फॉर्मूला की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर वेटेज है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर को ही देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन की और इंडियन एक्सप्रेस को ये पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन मोतीहारी बिहार, ये 16 सेंटर्स लॉन्च करने वाली थी, लेकिन बेसिकली इसने जो 16 सेंटर्स लॉन्च किए हैं उसमें किसी के पास कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी का अप्रूवल नहीं है, ना ही एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसी का भी अप्रूवल नहीं है। ये जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इसको स्टैब्लिश किया गया था 2014 में, और ये अपने यहाँ पर 16 सेंटर्स बनाने वाली थी। अब सेंटर्स की कंडीशन हम देखें तो क्या है। A Center for Public Policy Education named after Chhatrapati Shivaji was launched last month in an empty feet, ये 10x10 का रूम था, फीट रूम वंस यूज्ड एज अ किचन। तो बेसिकली किचन और स्टोर रूम जो है उनको ये सेंटर्स बना रहे हैं। तो एक किचन को इन्होंने एक सेंटर बना दिया, बेसिकली यहाँ पर एक 1 रूम ऑफिस को एक सेंटर बना दिया। तो ये पता चल रहा है हमें कि इन्होंने सेंटर्स कैसे बनाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी सेंटर्स बनाए हैं उसको कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है। तो देश ऑल्सो एन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्डर था, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑर्डर था 2014 में कि कोई भी एक्टिंग वाइस चांसलर होगा, इसके अलावा कोई भी वाइस चांसलर है जिसका टेन्योर खत्म हो चुका है, सिर्फ वो एक्सटेंशन पीरियड में काम कर रहा है, तो वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेगा। तो देयर ऑल्सो एन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्डर एज फार बैक एज अक्टूबर 2014 स्टिपुलेटिंग दैट एक्टिंग वाइस चांसलर्स इंक्लूडिंग दोज ऑन एक्सटेंशन कांट मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सेंटर्स बनाने की कोशिश की, लेकिन सेंटर के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो सेंटर ये बनाना चाह रहे थे कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यहाँ पर प्रमोट हो, लेकिन उसके लिए इन्होंने कोई मेहनत नहीं की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश सेंटर्स। तो यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो सेंटर्स बना सकती हैं अगर उनके पास एसी और ईसी का अप्रूवल हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी अप्रूवल नहीं है, 2 सेंटर्स को छोड़ के बाकी यहाँ पर किसी भी सेंटर के पास अप्रूवल नहीं है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ भी समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
अब यहाँ पर मीडिया काउंसिल बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और इसके अलावा यहाँ पर जो NBSA है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ पर रेगुलेट नहीं कर पा रहे मीडिया को, तो यहाँ पर ज़रूरत है एक मीडिया काउंसिल बनाने की। मीडिया काउंसिल को बनाया जाएगा ऑन द लाइन्स ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया काउंसिल को स्टैट्यूटरी पावर्स दिए जाएंगे। जो मीडिया काउंसिल है उसकी पावर होगी ओवर प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हर तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर मीडिया काउंसिल की पावर होगी। तो एक मीडिया काउंसिल को बनाने की बात की गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2021। अब ये जो ART बिल पास हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, मिसयूज़ ना हो टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा यहाँ पर जो एथिकल प्रैक्टिस है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। अब इस बिल में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें LGBT कम्युनिटी, लिव इन कपल, सिंगल मैन को इस बिल के एम्बिट से बाहर रखा गया। तो अपोजिशन मेंबर्स इन लोकसभा वेंसडे अटैक द गवर्नमेंट फॉर एक्सक्लूडिंग लिव इन कपल, सिंगल मैन एंड द LGBT कम्युनिटी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द ART बिल 2021। तो बेसिकली ये लेजिस्लेशन को अपोजिशन मेंबर्स का ये कहना है, ये लेजिस्लेशन बहुत डिस्क्रिमिनेटरी और पेट्रियार्कल है। आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक टर्म है जेंडर डायस्ट्रॉफी। तो जेंडर डायस्ट्रॉफी बेसिकली ये होता है, बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी में अगर कोई डिफरेंस हो तो उसको बोलते हैं जेंडर डायस्ट्रॉफी। मध्य प्रदेश पुलिस ऑन वेंसडे गिव परमिशन टू अ 27-year-old वुमेन। तो बेसिकली यहाँ पर वुमेन थी बट शी वॉज आइडेंटिफाइंग हरसेल्फ एज मैन। तो यहाँ पर जेंडर डायस्ट्रॉफी हो गया कि यहाँ पर बायोलॉजिकल सेक्स तो वुमेन है बट शी इज़ आइडेंटिफाइंग हरसेल्फ एज मैन। तो यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं जेंडर डायस्ट्रॉफी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि UGC यहाँ पर 2022-23 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर पुश करिए कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, जिसके मार्क्स के बेसिस में यहाँ पर एडमिशन होगा इन द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अभी इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि अभी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर जो एडमिशन दिलवाया जाता है, तो क्लास 12 के मार्क्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं अक्रॉस द स्टेट्स। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक लेवल प्लेइंग फील्ड होने की, इसीलिए यहाँ पर UGC पुश कर रहा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर कौन कंडक्ट कराएगा, तो NTA कंडक्ट कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बेसिकली यहाँ पर JEE और NEET को कंडक्ट कराती है। इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा से हमें ये पता चला कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है 5 स्टेट्स में। तो बिटवीन 1989 एंड 2018 5 स्टेट्स UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड हैव शोन सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग ट्रेंड्स इन साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल। आगे चलते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट बिल का क्या प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो CRPC यहाँ पर बात करता है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको यहाँ पर 90 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है जब तक यहाँ पर इंसान को कस्टडी में रखा जा रहा है। तो अंडर सेक्शन 167 इन द CRPC 1973 द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इज 90 डेज फॉर द हाईएस्ट क्लास ऑफ ऑफेंसेस। तो हाईएस्ट क्लास ऑफ ऑफेंसेस के यहाँ पर जो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 90 दिन है, इन 90 दिनों में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोज पनिशेबल विद डेथ। तो यहाँ पर ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकता है, उसमें यहाँ पर जो इंसान उसको 90 दिनों में कस्टडी में रखा जा सकता है। बेसिकली इन 90 दिनों की कस्टडी में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है उनको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर 90 दिनों की डेडलाइन दी गई है फॉर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग विच द अक्यूज्ड कैन बी केप्ट इन कस्टडी। अब ये जो 90 दिन है यही 180 दिन हो जाता है अगर यहाँ पर अक्यूज को UAPA के अंदर चार्ज किया गया। तो हाउएवर अंडर द UAPA कोर्ट कैन एक्सटेंड कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड अप टू 180 डेज। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ज़्यादा टाइम दिया जाता है केस को यहाँ पर प्रोब करने के लिए, 180 दिनों का दिया जाता है UAPA में। अब ये जो है 180 दिनों का जो 180 दिनों के एक्सटेंशन दे कौन सकता है, तो यहाँ पर NIA कोर्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनी है जो कि यहाँ पर 180 दिनों के एक्सटेंशन दे सकती हैं। तो इन द एल्गार परिषद केस द लीगल क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड वाज वेदर दिस एक्सटेंशन वाज डन बाय द राइट कोर्ट। द अक्यूज्ड आर्ग्यूड दैट सिंस द एक्सटेंशन वाज डन बाय अ कोर्ट व्हिच हैड नो कॉम्पिटेंस। तो बेसिकली यहाँ पर जो एल्गार परिषद केस है, सुधा भारद्वाज का केस है, इसमें ये जो एक्सटेंशन दिया था सेशंस कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया था, लेकिन सेशंस कोर्ट ने जो एक्सटेंशन दिया वो गलत तरीके से एक्सटेंशन दिया था। वो गलत क्यों था वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी। 2008 में NIA एक्ट जब पास किया गया था तभी UAPA एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये बोला गया था कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स इसमें कोई भी डिसीजन लेंगी। तो स्पेशल कोर्ट्स डिसीजन लेंगी और स्पेशल कोर्ट्स नहीं होती हैं तब यहाँ पर सेशंस कोर्ट डिसीजन लेंगी। लेकिन पुणे में स्पेशल कोर्ट थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सेशन कोर्ट ने एक्सटेंड किया था ये 180 दिनों, ना कि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट ने, जिसकी वजह से ये जो कोर्ट सेशन कोर्ट ने
जिसने एक्सटेंशन दिया वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफॉल्ट बेल दे दी गई है। तो दिस मेंट दैट द सेशंस जज हु एक्सटेंडेड द कस्टडी हैड नो jurisdiction एंड द ऑर्डर वाज इनवैलिड इन लॉ। इट वुड फॉलो दैट इफ द एक्सटेंशन वाज इनवैलिड, अगर एक्सटेंशन ही इनवैलिड था तो यहाँ पर एक्यूज्ड को है राइट टू बी ग्रांटेड डिफॉल्ट बेल। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। सीआरपीसी में यहाँ पर बात की जाती है कि जो हाईएस्ट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है उनके लिए यहाँ पर जो इंसान उसको 90 दिनों की कस्टडी में रखा जा सकता है। 90 दिनों की कस्टडी में यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ये जो 90 दिन है ये 180 दिन हो सकते हैं, इसका एक्सटेंशन किया जा सकता है अगर यहाँ पर अक्यूज्ड को यूएपीए के अंदर चार्ज किया गया है, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास ज़्यादा टाइम हो केस को प्रोब करने के लिए। अब ये जो 180 दिनों तक का एक्सटेंशन है तो ये कौन दे सकता है? ये स्पेशल कोर्ट्स दे सकती हैं, लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट्स ना हो तब यहाँ पर सेशन कोर्ट्स इस एक्सटेंशन को दे सकती हैं। लेकिन सुधा भारद्वाज के केस में यहाँ पर सेशन कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया था, जबकि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स थी। तो बेसिकली यहाँ पर सेशन कोर्ट ने अगर एक्सटेंशन दिया है तो यहाँ पर सेशन कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है एक्सटेंशन देने के लिए अगर यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये एडिटोरियल पेज पे ये दोनों एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि बीएसएफ के डीजी ने ये बात बोली है कि ये जो स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ पर बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन इसीलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, इनफिल्ट्रेटर्स ज़्यादा आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर ऑथर ने एक बात ये बोली, ऑफ कोर्स इलीगल इनफिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर इज द सिक्योरिटी चैलेंज फॉर द बीएसएफ, लेकिन इसके बेसिस पे आप बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर आप बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन इस बेसिस पे बढ़ा रहे हो कि इनफिल्ट्रेटर जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप लोकल पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इट फ्रेम्स अ सिक्योरिटी थ्रेट इन अ मैनर दैट अंडरमाइंस द लोकल पुलिस एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ही सेड मेड अकाउंटेबिलिटी इंट्रीगल फॉर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर अभी सीजे ने एक बात ये बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं की गई है। जजेस को एकदम अलग ही पेडिस्टल पर रखा गया है, जुडिशरी को एकदम अलग ही पेडिस्टल पर रखा गया है। तो ऑथर ने बेसिकली इस बात के अगेंस्ट पॉइंट्स दिए हैं कि जुडिशरी को डिफरेंट पेडिस्टल पर रखा नहीं गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जुडिशरी को यहाँ पर डिफरेंट पेडिस्टल पर रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ही सेड मेड अकाउंटेबिलिटी इंट्रीगल फॉर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर बात की गई कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए तो अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी के लिए अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझकर यहाँ पर जुडिशरी के लिए अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क नहीं रखा और उनको पूरी तरीके से एक डिफरेंट पेडिस्टल पर रखा है। लेकिन यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जुडिशरी को डिफरेंट पेडिस्टल पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं रखा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने खुद रखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा कैसे? तो यहाँ पर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इसका मतलब ये है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की गई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई जो जजेस अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है जो प्रेसिडेंट है वो जज को अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द एससी एंड हाई कोर्ट जजेस। ये जो कलेजियम का सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट खुद लेकर आया है इन द 3 जजेस केसेस। तो यहाँ पर फर्स्ट जज केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद को यहाँ पर प्राइमेसी दी है ओवर द अपॉइंटमेंट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्राइमेसी नहीं दी गई थी। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है ये भी सुप्रीम कोर्ट खुद लेकर आया। तो इसका मतलब ऑथर ने बेसिकली यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद को यहाँ पर जुडिशरी को पूरी तरीके से अलग पेडेस्टल पर रखा है, अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद की है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट को किसी अलग पेडेस्टल पर नहीं रखा था। इसके अलावा जब पार्लियामेंट ने यहाँ पर एनजेएसी का सिस्टम लेकर आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो इसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि जो प्राइमेसी होनी चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, ना कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग दिया गया। तो IEL अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैस्कुलिन IL, तो IL जो है वो मैस्कुलिन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, LA यहाँ पर फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है, तो ELLE फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है, IL यहाँ पर मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, और IEL उनके लिए बेसिकली प्रोनाउन ऐड किया गया है जो कि अपने आप को ना मेल आइडेंटिफाई करते हैं और ना फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं। तो लीडिंग फ्रेंच डिक्शनरीज हैज एडेड द वर्ड IEL अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैस्कुलिन IL एंड द फेमिनिन ELLE in its online list of words in an effort to be more inclusive of those who do not identify as male or female। तो एक नया प्रोनाउन ऐड किया गया है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो, नो योर लॉर्डशिप। तो बेसिकली इसमें बस यही बताया गया था इस आर्टिकल में कि यहाँ पर जो जुडिशरी है, तो जुडिशरी ने खुद को
अपने आप को डिफरेंट पेडिस्टल पर रखा है। तो यहाँ पर कुछ केसेस बताए गए, जैसे आर्टिकल 124(4) यहाँ पर बात की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यहाँ पर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया था, लेकिन जुडिशरी ने खुद की अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पर बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, लेकिन उसके बाद ये जो कलीजियम सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट खुद लेकर आया। उसके बाद यहाँ पर जो एनजेएसी का सिस्टम यहाँ पर सरकार ने लाना चाहा, एनजेएसी सिस्टम को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, हु शुड बी पुलिस्ड है, तो इस आर्टिकल में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्म लॉज को रिपील करने की ज़रूरत पड़ी। तो इससे गवर्नमेंट को ये सीखना चाहिए कि कोई भी अगर आपको मेजर रिफॉर्म करना है तो जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको उनके बेनिफिट बताना बहुत ज़रूरी है। तो कन्वर्सली बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए मेजर रिफॉर्म्स, मार्केटिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू सेंसिटाइज द स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर अगर आप फार्मर्स के लिए कोई लॉ ला रहे हो तो फार्मर्स को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉ उनके बेनिफिट के लिए है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी करनी चाहिए ताकि जो स्टेक होल्डर्स है जिनको इससे फ़ायदा होने वाला है उनको ये बात समझ आए कि उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर में जो भी लोग एम्प्लॉयड है उनको इनकम टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ पर ये बताया गया कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए। तो पहला रिफॉर्म तो यहाँ पर आईबीसी कोड इनेक्ट किया है, तो उसकी वजह से जो एनपीए है वो कम हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम किया है, तो यहाँ पर नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन है, उससे काफ़ी रेवेन्यू आएगा। तीसरी बात, यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन की बात की जा रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की गई है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 111 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। 111 लाख करोड़ में से जो 15 से 17% है वो यहाँ पर नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से आएंगे। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है, गति शक्ति को प्रमोट किया जा रहा है, मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम किया जा रहा है। यहाँ पर अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी लाई जा रही है ताकि यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट रहे और डिमांड जो वो लगातार बढ़े। बर्डनसम कंप्लाइंसेस को कम किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट की जा रही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने बात की थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अब यहाँ पर ईयू भी एक प्लान लेकर आए। तो यूरोपियन कमीशन अनवील्ड ऑन वेडनेसडे प्लान टू इन्वेस्ट, यहाँ पर जो ईयू है लगभग 300 बिलियन यूरोज यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में इनटू द ग्लोबल वर्ल्ड बाई 2027। तो 2027 तक यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है 300 बिलियन यूरो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एंड क्लाइमेट प्रोजेक्ट एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना की BRI का यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव यूरोपियन कमीशन ने भी दिया है। इस स्कीम का नाम है ग्लोबल गेटवे। तो यहाँ पर यूरोप की सप्लाई चेन को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। डिजिटाइजेशन, हेल्थ, क्लाइमेट और एनर्जी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लगाया जाएगा। चाइना ने BRI को 2013 में लॉन्च किया था और चाइना बेसिकली BRI के चलते यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनको डेट ट्रैप के अंडर लाने की कोशिश करता है, इतने सारे लोन्स दे देता है। बट EU ऑफिशियल से फाइनेंसिंग ऑफर्ड बाय बीजिंग इज ऑफन अनफेवरेबल। तो यहाँ पर जो बीजिंग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स देता है तो वो फेवरेबल नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, और इसकी वजह से जो पूरर कंट्रीज है वो डेट में आ जाते हैं। और फिर जब डेट में आ जाते हैं तो बेसिकली जो पोर्ट होते हैं वो यहाँ पर चाइना लीज पर ले लेता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यूएसए ने बात की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की। फिर यहाँ पर यूरोपियन कमीशन भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोग चाइना को काउंटर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर यूरोप का प्रोजेक्ट ग्लोबल गेटवे, आप याद रखना। तो स्कीम कॉल्ड ग्लोबल गेटवे इज टू स्ट्रेंथन यूरोप सप्लाई चेन। और इस स्कीम के अंदर ग्लोबल गेटवे अंदर जो यूरोपियन कमीशन है 300 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेगा 2027 तक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक आर्म्स रेस देखने को मिल रही है। तो आर्म्स रेस को यहाँ पर काउंटर करने के लिए यूएसए ने बात की है टू एक्सेलरेट, एक्सपेंड एंड डेवलप रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन स्पेस। तो स्पेस को लेकर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। तो उसके लिए यूएसए ने यहाँ पर रूल्स की बात की कि रूल्स होने चाहिए। यहाँ पर चाइना ने हाइपरसोनिक वेपन को टेस्ट किया था। इसके अलावा जो रशिया वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स को टेस्ट कर रहा है। तो इसके चलते एक आर्म्स रेस हो सकती है। तो यहाँ पर यूएसए ने बोला है कि यहाँ पर रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो पैसिफिक नेशंस हैं उनका ये कहना है कि ग्लासगो जो पैक्ट है, ग्लासगो पैक्ट यहाँ पर स्टेप्स नहीं ले रहा है क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर काउंटर करने के लिए। अगर यहाँ पर जो भी कंट्रीज ने हमने टारगेट्स दिए, अगर वो सारे टारगेट्स फुलफिल होते भी तब भी यहाँ पर जो टेम्परेचर है 2.4 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाएगा 2100 तक। तो जहाँ पर बात की जाती है हमें 1.5 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर को सीमित रखना है, वो 2.4 डिग्री तक पहुँच जाएगा। अगर जो पेरिस एग्रीमेंट में यहाँ पर कंट्रीज़ ने जो भी टारगेट्स दिए उनको फुलफिल कर लें तब भी 2.4 डिग्री तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये है कि और भी ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लो लाइंग नेशंस हैं जो कि यहाँ पर डूब सकते हैं, उन्होंने बात की थी कि लॉस और डैमेज फंड होना चाहिए। तो लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में डायलॉग शुरू हो गया है। तो बट कंट्रीज ओनली एग्रीड एट COP26 टू बिगिन अ डायलॉग ऑन दिस इशू। तो यहाँ पर जो लो लाइंग नेशंस है जो कि यहाँ पर
सी लेवल राइज होने के चलते वो लोग डूब सकते हैं, तो उनके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो किरीबाती है, किरीबाती ने फिजी में लैंड लिया है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर डूब सकते हैं। तो ड्यूरिंग इस प्रेसिडेंसी टोंग बॉट लैंड इन फिजी फॉर किरीबाती सिटीजन्स टू टेक रेफ्यूज फ्रॉम पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज डैमेज। तो अगर यहाँ पर जो किरीबाती है वो सी लेवल राइज होने की वजह से अगर वो डूब गया तो यहाँ पर जो फिजी है वहाँ पर उनके रेसिडेंट्स चले जाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आरबीआई ने डेटा रिलीज किया जिससे ये पता चला जो गुजरात है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो गुजरात हैज पिव्ड महाराष्ट्र टू एमर्ज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। बाकी जीवीए इज एसेंशियल, तो कल मैंने आपको बता दिया था जीवीए और जीडीपी में क्या रिलेशन होता है। तो जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जीवीए इज एसेंशियली जीडीपी माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस एंड रिफ्लेक्ट्स गुड ग्रोथ एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट से ये पता चला है 1990s के बाद अब तक सिंस द मिड 1990s द रिचेस्ट 1% कैप्चर 38% ऑफ द वेल्थ। तो यहाँ पर लगभग 1% लोगों के पास 38% ऑफ द वेल्थ है। अब ये जो वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ही लोगों के पास हो गई, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो वेल्थ टैक्स लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई। जो वेल्थ है वो यहाँ पर कुछ लोगों के पास ही कॉन्सेंट्रेट हो गई है, तो यहाँ पर ज़रूरत है वेल्थ टैक्स लगाने की। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र अभी भी लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो यहाँ पर गुजरात बन चुका है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।